हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो बच्चों? मैं दिलराज गुजर एक्सपोजन कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बच्चों, मुझे बड़ा खेद है, एक आध दो दिन से आपके मेरी विषय वस्तु को लेकर कुछ वीडियो नहीं आ पा रहे। कुछ विशेष कारणवश गया हुआ था, उसी को ध्यान में रखते हुए बच्चों मेरा कुछ वीडियो कुछ एक आध दो दिन तक आप तक नहीं पहुंचे। इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। बच्चों ध्यान देना, आगामी जितने भी मेरी क्लासें रहने वाली है वो कंटिन्यूटी रहने वाली है, जिसमें कल्चर पार्ट है और मनोविज्ञान वाला पार्ट है। हर रोज आपको एक एक नया वीडियो मिलता रहेगा। आज हम जो पढ़ने वाले हैं बच्चों वह है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान में जैसा कि हमने चार पांच लेक्चर पहले भी देखा हुआ है। पांच छह वीडियो मैंने आपको पहले प्रेषित किया है, भेजा हुआ है एक्सपोजन कोचिंग क्लासेस की प्ले लिस्ट में। मनोविज्ञान साइकोलॉजी के नाम से आपको पूरे वीडियो मिल जाएंगे, जिसमें हमने जो हमारा टॉपिक स्टार्ट किया है ना दोस्तों, वह टॉपिक था हमारा पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व। व्यक्तित्व के इसी टॉपिक को आज हम आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक। बच्चों ध्यान देना, बहुत ही इम्पोर्टेंट आज का ये टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण। मान के चलो हर एग्जाम में कम से कम आधा एक आध सवाल यहाँ से बनता रहता है। बच्चों ध्यान देना, मेरा जो आज का टॉपिक है, जो मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ, पढ़ाने वाला हूँ, वह है व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक है जो हमारी पर्सनैलिटी को प्रभावित करते हैं, अर्थात हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। देखो मित्रों, व्यक्तित्व को प्रभावित कर जो कारक है ना, जो इनको प्रभावित करते हैं, उससे पहले आपको ये समझना होगा कि व्यक्तित्व को जो प्रभावित करेंगे वह करेंगे कौन कौन। व्यक्तित्व के लिए संपूर्णता को आपको जानकारी रखनी होगी। उसकी संपूर्णता के बारे में जब तक आपको पता नहीं होगा, तब तक आप इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते कि व्यक्तित्व को प्रभावित कैसे होता है या कौन उनको प्रभावित करता है। संपूर्णता का मतलब मान लीजिए तनाव। एक मैं छोटा सा शब्द लिख रहा हूँ यहाँ पे, तनाव। मान लो किसी व्यक्ति में तनाव है, वह स्ट्रेस में है मित्रों, उसमें तनाव है। अब इस तनाव के कारण क्या है? तनाव तो है, लेकिन वो तनाव उसमें किस आधार पे हुआ, क्यों उसमें तनाव उत्पन्न हुआ, इसका देखो, हमें सारी चीजों को जब हम समझेंगे ना, तब जाके हमें पता चलेगा कि तनाव क्यों हो रहा है। मान लीजिए दोस्तों, उस लड़के की सोसाइटी में या उसके घर में किसी को एड्स हो गया। एड्स जो एक लाइलाज बीमारी है, एड्स हो गया। उस एड्स के कारण उस बच्चे में क्या आ सकता है मित्रों? उसमें तनाव आ सकता है। उसमें क्या आएगा? तनाव आएगा। तो एक तो ये एड्स, मैं अभी आपको समझाऊंगा कि मैं ये क्यों बता रहा हूँ, ये प्रभावित कैसे करते हैं। तनाव हमारा विषय है, जिससे बच्चे के व्यक्तित्व में या बालकों के, छात्रों के, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में तनाव आ सकता है या फिर उसका व्यक्तित्व प्रभावित हो सकता है। तनाव आने का एक कारण हो गया एड्स। मान लीजिए कोई बच्चा फेल हो जाए, किसी क्लास में फेल हो जाए। फेल हो जाएगा तो मित्रों उसमें आत्मग्लानि वो अपने आप में महसूस करेगा। आत्मग्लानि वो अपने आप में महसूस करेगा। वह बार बार इस बात को लेकर व्यथित रहेगा, काश में पढ़ लेता, अब मैं समाज के सामने क्या कौन सा मुंह लेके जाऊंगा, परिवार के सामने कौन सा मुंह लेके जाऊंगा। तो उसमें अपने आप में एक हीन भावना, आत्मग्लानि पैदा होगी, जिससे भी उसमें क्या उत्पन्न हो सकता है बच्चों? उसमें तनाव आ सकता है। दोस्तों ध्यान देना, एक और जो हमारा होता है, एक होता है सामाजिक कारक। देखो ये तो हो गया एड्स। एड्स एक जैविक कारक है, बायोलॉजिकल इफेक्ट है, बायोलॉजिकल ये एक फैक्टर है, यानी जैविक कारक है। एड्स हुआ, कैंसर हुआ, मलेरिया, बहुत सारे रोग ऐसे हैं जो जैविक कारक, क्योंकि ये किसी न किसी वायरस या जीवाणु की वजह से, बैक्टीरिया किसी न किसी वाहक की वजह से हमारे रोग होते हैं, और जिससे हमारा तनाव उत्पन्न हुआ। तो मित्रों ध्यान देना, ये जो है एड्स जो है ये जैविक कारक है। अब मित्रों कोई बच्चा अगर फेल हो रहा है ना, तो फेल होने पर उस पर क्या आ रही है? आत्मग्लानि, हीन भावना आ रही है, और फिर वो क्या हो रहा है? उसमें तनाव उत्पन्न हो रहा है। तो ये जो हीन भावना, आत्मग्लानि जो आती है ना मित्रों, ये उसके मनोमस्तिष्क में आते हैं, उसके ब्रेन में चलते हैं। यानी जो यहाँ पर उसका संतुलन बिगड़ रहा है ना, वो मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है, मानसिक संतुलन। इसके बाद में एक और जो हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, वह करता है हमारा सामाजिक कारक। सोसाइटी जो फैक्टर होते हैं ना, वह भी हमारे तनाव उत्पन्न करते हैं, यानी कि व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। सामाजिक कारक होते हैं वह। मेरे प्यारे दोस्तों, बड़े ध्यान से इस बात को देखना। आप कहोगे सर सामाजिक कारक किस आधार पे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं?
मान लीजिए मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। मान लीजिए मेरी बेटी की शादी है, एक काल्पनिक एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी मेरी खुद की शादी नहीं हुई। मान लीजिए मेरी बेटी की शादी है। जब मेरी बेटी की एंगेजमेंट हुई थी, यानी सगाई जो रस्म हुई थी, उस समय जो मेरी बेटी के जो ससुर हैं वो बोल रहे थे कि हमें दहेज में कुछ नहीं चाहिए, हमें तो केवल एक अच्छी सुसंस्कार युक्त एक लड़की चाहिए, एक बेटी चाहिए, और हमें कुछ नहीं चाहिए। मैंने खुशी खुशी मेरी बेटी की सगाई उनसे की। अब जो प्रोग्राम होने वाला है वो शादी का होने वाला है, मान लो कल परसों ही उसकी मैरिज है। अब वहां से फोन आता है उसके घर ससुराल से, और वह कहते हैं कि साहब जो लड़का था, यानी कि जो आपका दामाद था, उसका ऑफिस पहले हमारे घर के पास था, लेकिन अब 5-10 किलोमीटर दूर चला गया। तो क्योंकि वो रोज आना जाना लगा रहेगा, तो आप हमें ज्यादा नहीं एक कार दिला देना। लास्ट में मैंने कैसे भी उसको मैनेज किया कि चलो ठीक है कार दिला देंगे। फिर फोन आता है 1 ही घंटे बाद में कि हमारी जो बूढ़ी माँ है हमारे, वो फैन पे नहीं रह सकती, फैन भी उसकी क्योंकि हीट बहुत ज्यादा आजकल राजस्थान में चल रही है गर्मी के कारण। वो बोलता है कि बूढ़ी माँ है, मैं हूँ, वह है, हमारे 5 कमरे हैं, 5 कमरे में 5 AC भिजवा दो। उसकी मांग बढ़ती जा रही है, फिर वो कुछ और मांग रहा है, फिर वो कुछ और मांग रहा है। तो मित्रों ध्यान देना, मैं एक सामान्य टीचर हूँ, इतनी उसकी डिमांड को मैं क्या नहीं कर सकता, पूरी नहीं कर सकता, जिससे मेरे क्या हो जाएगा, तनाव उत्पन्न हो जाएगा। तो ये होते हैं सामाजिक कारक। तनाव उत्पन्न, अब ये किस आधार पे हुआ, इसमें कौन कौन से इन्वॉल्व हुए, कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व हुए जिससे मुझे तनाव उत्पन्न हुआ। एक हो गया जैविक, एक जैविक कारक हो गया जो एड्स का मैंने एग्जांपल दिया था। एक हो गया मानसिक कारक, मेंटली फैक्टर, मानसिक कारक, और एक हो गया सामाजिक कारक। अब ये बड़े ध्यान से देखना दोस्तों, ये जो 3 कारक है ना, इनके कारण क्या उत्पन्न हुआ, तनाव उत्पन्न हुआ। और अगर किसी बच्चे में तनाव है ना, तो उसका क्या प्रभावित हो जाएगा, व्यक्तित्व प्रभावित हो जाएगा। तो व्यक्तित्व प्रभावित का मतलब होता है, व्यक्तित्व का मतलब होता है संपूर्णता, और संपूर्णता का अर्थ होता है सामाजिक, मानसिक और जैविक कारक। ये 3 जो फैक्टर होते हैं ना, ये 3 जो कारक होते हैं ना, ये हमारे व्यक्तित्व को कहीं ना कहीं, चाहे प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, प्रभावित करते रहते हैं। अब सबसे पहला जो हम कारक पढ़ने वाले हैं, वह पढ़ने वाले हैं जैविक कारक। जैविक कारक, जल्दी से अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हो तो तुरंत लीजिए। अब देखो बच्चों, जो सबसे पहला जो हमारा व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला कारक है ना, वह है जैविक कारक। और जैविक कारक कैसे हमारे व्यक्तित्व को किन आधारों पर प्रभावित करता है, इसको हम देखते हैं। और बड़े ध्यान से आप इस विषय वस्तु को देखते रहिए, वीडियो को बड़े गौर से देखिए मित्रों। अगर जहां आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप वापस देख में जाइए और इसको बार बार इस वीडियो को देखिए। देखो सबसे पहला है जैविक कारक। जैविक कारक, जैविक कारक में जो पहला प्रभावित करता है व्यक्तित्व को, वह है आनुवांशिकता। बच्चों ध्यान देना, जो आनुवांशिकता होता है ना, हमें पता है कि जो मानव का जो शरीर है ना, वह आनुवांशिकता के कारण बना होता है। यानी कि अपने पीढ़ी दर पीढ़ी उसमें क्या आते रहते हैं, अपने लक्षण आते रहते हैं, अपने पूर्वजों के लक्षण आनुवांशिकता के कारण बने रहते हैं। बच्चों इसमें क्या है, जब मित्रों ध्यान देना, शरीर का जो निर्माण होता है ना, हमारे शरीर का निर्माण, बॉडी का जो मेकअप होता है ना, शरीर का जो निर्माण होता है, उसके लिए मित्रों कुछ सेक्सुअल प्रोडक्शन की क्रियाएं होते हैं, जनन होता है। जनन के लिए जरूरी होता है 46 गुणसूत्र। मनुष्य में टोटल गुणसूत्र पाए जाते हैं 46, जिसमें बच्चों ध्यान देना 22 गुणसूत्र अलग अलग होते हैं। तो अगर मैं अलग से बताऊं आपको, तो इसमें 46 गुणसूत्र होते हैं और इनके टुकड़े होते हैं 23-23 में पाए जाते हैं। कुछ गुणसूत्र होते हैं जो मित्रों ध्यान देना शरीर का निर्माण करते हैं, और एक विशेष लिंग गुणसूत्र होता है एक्स एक्स और एक्स वाई, जो हमारे लिंग का निर्माण करते हैं, यानी लिंग का निर्धारण करते हैं कि लड़का होगा या लड़की होगी। इन 23-23 गुणसूत्र
इन 23 गुणसूत्रों, बड़े ध्यान से देखना, इन गुणसूत्रों में देखो 23 माता के हैं और ये 23 गुणसूत्र पिता। प्रक्रिया में बच्चों क्या होता है, एक गुणसूत्र माता का आता है, एक गुणसूत्र पिता का आता है, यानी कि दो गुणसूत्र आपस में मैच होते हैं, टकराव होता है। बच्चों ध्यान देना, ये जो गुणसूत्र है ना, दो के स्थान पे, वो ध्यान से सुनना, दो के स्थान पे अगर तीन गुणसूत्रों की बढ़ोतरी अगर अगली संतान में हो जाती है, तो बच्चों ये जो बच्चे होते हैं ना, इस गुणसूत्रों की बढ़ोतरी के कारण जो बच्चे होते हैं, यानी कि जो संतान होती है, वह मंद बुद्धि की संतान होती है, मंद बुद्धि। और ये जो मंद बुद्धि की जो संतान होती है ना, इससे एक रोग उत्पन्न हो जाता है जिसे बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, ये एक रोग उत्पन्न हो जाता है, डाउन सिंड्रोम। और ये जो मंद बुद्धि के बालक होते हैं, इनका जो चेहरा होता है वो मंगोल देश की तरह हो जाता है, इसलिए इस बीमारी को मंगोलिज्म के नाम से भी जाना जाता है। मंगोलिज्म क्यों कहते हैं, क्योंकि इन बच्चों के चेहरे जो मंगोल देश के जो बच्चे होते हैं उनकी तरह गोल मटोल हो जाते हैं, इसलिए इस बीमारी को मंगोलिज्म बोलते हैं। इसी रोग को डाउन सिंड्रोम भी कहते हैं, गुणसूत्रों की बढ़ोतरी वाला ये रोग है। और बच्चों होता क्या है, ये जो रोग है ना जिसका नाम डाउन सिंड्रोम है, क्योंकि सबसे पहले इस रोग की व्याख्या डाउन नामक एक व्यक्ति ने की थी, एक विद्वान ने की थी। तो बच्चों ध्यान देना, अगर कुछ बच्चों में, अब इन बच्चों की क्या गलती है जो मंद बुद्धि के हुए, ये इनकी गलती थोड़ी ना है, ये तो आनुवांशिकता की गलती है। ये तो आनुवांशिकता के कारण ये बच्चे मंगोलिज्म जैसी, डाउन सिंड्रोम जैसी बीमारी से क्या हो गए, ग्रसित हो गए, प्रभावित हो गए। अगर ऐसे बच्चे आपको सोसाइटी में मिलते हैं, समाज में मिलते हैं, तो हमें उनको देखकर हंसना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें पता होना चाहिए अगर हम हंसेंगे उनके ऊपर तो उनका व्यक्तित्व खराब होगा, उनपे हीन भावना आएगी, उनमें तनाव बढ़ेगा, वो डिप्रेशन में जिएंगे। हमें उनको कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि हमें खुद को पता होना चाहिए, एक पढ़ी लिखी एजुकेटेड सोसाइटी में रहते हुए, एक अच्छे सुसंस्कृत नागरिक होते हुए हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो रोग हुआ है ये उनकी गलती नहीं है, ये आनुवांशिकता के कारण हुआ है। अगर हमें इस विषय वस्तु, इस कंटेक्ट के बारे में पता है तो फिर हम उन पे हंसेंगे नहीं, उनका मजाक नहीं उड़ाएंगे, ताकि उनका व्यक्तित्व प्रभावित ना हो। तो एक तो ये होता है आनुवांशिकी, जो जैविक कारकों में चलता है, जैविक कारकों से जो व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। एक होती है अंतःस्त्रावी ग्रंथियां, जो आप बायोलॉजी के अलग से टॉपिकों में पढ़ोगे। अंतःस्त्रावी ग्रंथियां मैं अलग से और बता देता हूं आपको। जैविक कारक में जो सेकंड नंबर का जो पोर्शन है जिसमें आपके क्वेश्चन बनते हैं, वह है अंतःस्त्रावी ग्रंथियां। बच्चों अंतःस्त्रावी जो ग्रंथियां होती है, आपको पता है मनुष्य में दो प्रकार की विशेषता ग्रंथियां पाई जाती है। एक अंतःस्त्रावी ग्रंथियां होती हैं, एक बहिस्त्रावी ग्रंथियां होती है। अंतःस्त्रावी ग्रंथियों को नलिका वहीन ग्रंथियां भी बोलते हैं, जबकि बहिस्त्रावी ग्रंथियों को नलिका युक्त ग्रंथियां बोलते हैं। ये जो अंतःस्त्रावी, इनसे हार्मोन स्त्रावित होते हैं। मानव शरीर में कुल कितनी अंतःस्त्रावी ग्रंथियां हैं? ये टोटल 9 होती हैं। और इन 9 ग्रंथियों से कुछ विशेष प्रकार के हार्मोन रिलीज होते हैं, जैसे पीयूष ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसके बाद में एड्रिलिन है। वो यानी कि 9 टोटल ग्रंथियां होती हैं, जिनसे मित्रों ध्यान देना कुछ विशेष प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। इन हार्मोन क्या करते हैं? ये हार्मोन मानव के कद को, मानव की लंबाई को आदि को ये प्रभावित करते हैं, ये लिंग को भी प्रभावित करते हैं। ये आवाज, कद, लंबाई, छोटापन, मोटा, पतला, इन विशेष कारकों को क्या करते हैं? ये प्रभावित करते हैं। मित्रों आपको पता है जो पीयूष ग्रंथि है, जिसे मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं, उससे एक हार्मोन निकलता है जीएच हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन यानी वृद्धि हार्मोन। अगर किसी बच्चे में ये हार्मोन की कमी आ जाती है तो वो बच्चा का कद बहुत छोटा हो जाता है, बहुत छोटे कद का वो बच्चा होता है। अगर कोई क्लास में, एक किसी शिक्षक की क्लास में 50 बच्चे, उनमें से 2 बच्चे ऐसे हैं जिसमें जीएच हार्मोन की कमी यानी उनका कद छोटा है, तो उनके कद को देखकर टीचर को या फिर बच्चों को हंसना नहीं चाहिए। अगर बच्चे या टीचर उनके कद को देखकर हंस रहे हैं तो फिर उनमें बच्चों हीन भावना उत्पन्न हो जाएगी, वह फिर डिप्रेशन में चले जाएंगे, फिर स्ट्रेस में आ जाएंगे, फिर उनमें एक तनाव सा उत्पन्न हो जाएगा, जिससे उनका पूरा क्या हो जाएगा, उनकी पर्सनैलिटी क्या हो जाएगी, इफेक्ट हो जाएगी, यानी व्यक्तित्व, जो उनका व्यक्तित्व है वो पूरी तरह से प्रभावित हो जाएगा। अगर शिक्षक को पता है, एक अच्छे शिक्षक वह होते हैं अगर उनको पता है कि ये जो कद इसका छोटा हुआ, ये जो पतला है, ये इसकी कमी नहीं है,
इसमें इसकी गलती नहीं है, इसमें गलती है अंतःस्रावी ग्रंथियों की। ये कमी है जैविक कारक की, जिसको बदला नहीं जा सकता। मित्रों ये जो जैविक कारक है इनको बदला नहीं जा सकता, लेकिन इन पे कंट्रोल तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इन पे सहानुभूति अपनी दर्शाई जा सकती है। एक शिक्षक को अगर पता है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां या जैविक कारकों की कमी है, अगर वो बच्चे को कोऑपरेट करे तो बच्चे का व्यक्तित्व कभी भी प्रभावित नहीं होगा। बच्चा हमेशा व्यक्तित्व, उसका व्यक्तित्व अच्छा, मजबूत, सुदृष्ट के राह पे चलेगा। एक्चुअली में होता क्या है, जैसे किसी की आवाज क्या हो जाती है, पतली हो जाती है। कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं, चाहे वो मनुष्य हो, उसके मान लो अगर मेरी आवाज अभी पतली हो जाए, मैं आपको एक लड़की की तरह पढ़ाने लग जाऊं, जैसे मैं बोलूं ये अंतःस्रावी ग्रंथियां है, तो इस प्रकार के अभी आपको हंसी आ रही होगी। अब ये हंसी जो आ रही है ना, ये क्या करेगी, अगर मेरे सामने आप बैठे होते और अगर हंसते होते तो मेरे प्रिय दोस्तों, मेरा पूरी तरह से क्या हो जाता, मनोबल ही टूट जाता, मेरा पूरा कॉन्फिडेंस था वो खत्म हो जाता। क्यों? क्योंकि मित्रों ये मेरा व्यक्तित्व प्रभावित होता। लेकिन अगर आपको पता है, देखो विषय वस्तु वही थी, मनोविज्ञान में अभी इस आवाज में अभी पढ़ा रहा था, टीचर वही, ठीक है, कक्षा वही, लेकिन केवल आवाज परिवर्तन होने पर आप क्या करें, हंसने लग गए। इससे मेरा पूरी तरह से क्या होगा, व्यक्तित्व प्रभावित होगा। तो बच्चों ध्यान देना, अंतःस्रावी ग्रंथियां और एक आनुवांशिकता, जो दो जैविक कारक है जो आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। और कैसे प्रभावित करते हैं, मैंने अभी आपके सामने सारी विषय वस्तु को रखा है। इसके बाद में अगला जो हमारा कारक है जहां से ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं वह है मानसिक या मनोवैज्ञानिक कारक। अभी हमने जैविक कारक पढ़ लिया, अब हम पढ़ने वाले व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले मानसिक या मनोवैज्ञानिक कारक। तो हेडिंग डाले मनोवैज्ञानिक कारक, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले मानसिक या मनोवैज्ञानिक कारक। मनोवैज्ञानिक या मानसिक कारक। और मित्रों ध्यान देना, जो मनोवैज्ञानिक या मानसिक कारक हैं, इसमें सबसे पहला जो कारक है ना, जो हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, वह सबसे पहला कारक है नैराश्य, जिसे कुंठा भी बोलते हैं, कुंठा पैदा हो जाना, नैराश्य, या फिर उसको कुंठा भी बोलते हैं। इसे फ्रस्ट्रेशन इंग्लिश में बोलते हैं, फ्रस्ट्रेशन, कुंठा, इसको हटा लेना, एक कुंठा। तो ये है आपका निराशय, कुंठा या फ्रस्ट्रेशन। एक्चुअली में होता क्या है, ये हमारे व्यक्तित्व को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। देखो इसमें क्या है, आपको, आप स्वयं, ये कैसे पैदा होता है, निराशय कैसे उत्पन्न होती है, कुंठा, ये आप हो, आप ये स्वयं हो, आपका ये गोल है जिसको आप लेना चाहते हो, यानी ये आपका लक्ष्य है। इस गोल को लेने के लिए आप मोटिवेट भी हो, अभी प्रेरित भी हो। गोल को लेने के लिए, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेरे प्रिय दोस्तों, आप क्या हो, मोटिवेट भी हो, बहुत ज्यादा अभी प्रेरित भी हो। अब होगा क्या, बड़े ध्यान से इस विषय वस्तु को समझना। ये तभी पैदा होगा, देखो मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, ये तभी पैदा होगा जब आप अभिप्रेरित होंगे, जब आपके पास कोई लक्ष्य होगा। देखो आप, में एक छोटा सा एग्जांपल बता के, गोली की तरह आपके दिमाग में 2 सेकंड में जाएगा, बड़ी ध्यान से सुनना। बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं और बोलते हैं सर, जैसे मेरा मनोविज्ञान का कोर्स कंप्लीट हुआ, कुछ बच्चों का फोन कॉल आता है, या फिर कुछ बच्चे ऑफलाइन मेरे पास बैठे हुए मुझसे बोलते हैं कि सर हमें रिट के लिए मनोविज्ञान की या साइकोलॉजी की ऐसी बुक बताओ जो बहुत अच्छी है। मैं बच्चों को बोलता हूँ कि एक ऐसी बुक है, एक ऐसी किताब है साइकोलॉजी की, जिसमें इस साल पूरे 30 में से 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो बच्चे जैसे भी हुआ तुरंत यहाँ से भाग के कहाँ जाएंगे, मार्केट में। एक बच्चा मार्केट में रात के 9 बजे गया, क्योंकि यहाँ जल्दी फ्री नहीं हुआ, उसकी 9 बजे तक क्लास थी। यहाँ से भाग के रात के 8-9 बजे वो मार्केट में जाता है, और मार्केट में उस किताब के लिए वो दुकानदार से बोलता है, तो दुकानदार उसे मना कर देता है कि भैया वो जो बुक थी वह खत्म हो गई। और अब
वह जो लेखक था, जो ये बुक छाप रहा था, ये बुक को जो प्रिंट करता था, उसने इस किताब को मार्केट में उतारने से मना कर दिया। ये बच्चा परेशान होकर घर पे बैठेगा, ये बच्चा परेशान होकर घर पे बैठेगा और इसमें क्या उत्पन्न हो जाएगी, नैराश्य भाव, इसमें फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न हो जाएगा, इसमें कुंठा उत्पन्न हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो, आप, वह बच्चा था, वह अभिप्रेरित हुआ किसके लिए? किताब को लेने के लिए, गोल को लेने के लिए। लेकिन वह अभिप्रेरित भी था, वो खुद भी था, लेकिन उसको गोल नहीं मिला, और गोल नहीं मिला तो मित्रों उसमें क्या पैदा हो गया? नैराश्य पैदा हो गया। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। 12th क्लास में एक गांव की लड़की पूरे राजस्थान को टॉप करती है और फर्स्ट रैंक लाती है। एक लड़की 12th क्लास में पढ़ती थी, गांव की लड़की थी, वह पूरे राजस्थान में टॉप करते हैं, फर्स्ट रैंक लाती है। उसका सपना आईएएस बनना था, इंडियन एड मिनिस्टर सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाने का सपना वो रखती थी। पूरे लगन से, पूरे लक्ष्य था, पूरी तरह से वो मोटिवेट थी कि मुझे आईएएस बनना है। लेकिन गांव के कल्चर के हिसाब से उसकी जल्दी ही शादी हो जाती है और ससुराल वाले उसे पढ़ाने से बिल्कुल मना कर देते हैं। वह लड़की अभी प्रेरित तो थी, लेकिन उसको अपना गोल नहीं मिला, और अगर गोल नहीं मिला तो मित्रों उसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा? फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न हो जाएगा, निराशा उत्पन्न हो जाएगा, उसमें कुंठा उत्पन्न हो जाएगी, जिससे उसका व्यक्तित्व पूरी तरह से क्या होगा? प्रभावित होगा। अगर कोई बच्चा, बहुत ध्यान से सुनना, कोई भी छात्र जो अभिप्रेरित हो और उसको लक्ष्य मिल जाए, किसी लक्ष्य के लिए अभिप्रेरित हो, जैसे कि मान लो मित्रों आप अभिप्रेरित हो रिट को लेकर, और बच्चों अगर आपको रिट एग्जाम में आप सफल हो जाए, आप टीचर बन जाए, यहाँ पर आप क्या बन गए? टीचर बन गए, तो फिर आप में क्या उत्पन्न नहीं होगा? निराशा उत्पन्न नहीं होगा, आप में कुंठा उत्पन्न नहीं होगी, और अपने व्यक्तित्व को आप पूरी तरह से निखार चुके होंगे, और भी आप में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जिससे आप आगे बढ़ सके। इसके बाद में ये मित्रों आपका निराश्य होता है। निराश्य से कई बार क्वेश्चन बनते हैं, तो निराश्य पे आप थोड़ा ध्यान देना कि जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरित हो और अगर उसको पूर्ण रूप से अपना लक्ष्य प्राप्त ना हो, तो उससे उसमें निराशा या कुंठा उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे उसका व्यक्तित्व प्रभावित होता है। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला जो अगला कारक है वह है आपके द्वंद्व कारक। हेडिंग डालिए द्वंद्व कारक। अगर इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो लीजिए। अगला जो आप कारक डालने वाले हैं, वे जो व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, वह हम मानसिक कारकों में अभी तक पढ़ रहे हैं। अभी हमने पहला मानसिक कारक पढ़ा था निराशा एवं कुंठा। अब जो हम पढ़ने वाले हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार रेट से यहाँ से एक क्वेश्चन आया भी हुआ है, मैं बता दूंगा कहाँ से आया हुआ है, आप 2018 का पेपर देके। अगला जो हमारा मनोवैज्ञानिक जो व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, वह कारक है द्वंद्व कारक। द्वंद्व कारक देखो, पहली बात तो होता क्या है द्वंद्व कारक? जब व्यक्ति के सामने, अब चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो छात्राएं हो, कोई भी व्यक्ति जो इंसान है, जब व्यक्ति के सामने दो प्रतिस्पर्धात्मक लक्ष्य आ जाते हैं, बहुत ध्यान से देखना दोस्तों, जब व्यक्ति के सामने जब व्यक्ति के सामने दो प्रतिस्पर्धात्मक प्रतिस्पर्धात्मक लक्ष्य आ जाते हैं, जब व्यक्ति के सामने दो प्रतिस्पर्धात्मक लक्ष्य आ जाए, तो उनमें से एक का चुनाव करना पड़ता है, आ जाते हैं, और उनमें और उनमें और उनमें से एक का चुनाव करना पड़े और उनमें से एक का चुनाव करना पड़े और उनमें से एक का चुनाव करना पड़े, तो वहां द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है। तो वहां द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है।
तो वहां द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है। बहुत ही मार्मिक तरीके से इस कंटेक्ट को आप समझना। द्वंद्व कारक क्या होता है? जब व्यक्ति के सामने दो ऐसे प्रतिस्पर्धात्मक लक्ष्य आ जाए जिनमें से उनको एक को चुनना है, एक को चुनना है, केवल दो प्रतिस्पर्धात्मक लक्ष्य आ जाए। बच्चों ध्यान देना, एक ही दिन मान लो आपकी बीएड कंप्लीट हो गई, आपने सेकंड ग्रेड का भी आपने सेकंड ग्रेड का फॉर्म भी फिल कर दिया द्वितीय शिक्षक भर्ती का, और आपने केवीएस जो केंद्रीय शिक्षक भर्ती होते हैं उसका भी फॉर्म फिल किया। दोनों आपको पसंद है, आप दोनों को चाहते हो कि मैं केंद्र का टीचर भी बन जाऊं, और दोनों पेपरों को मतलब आप देना चाहते हो। लेकिन बहुत ध्यान से देखना, लेकिन उस दिन एक ही दिन आपका सेकंड ग्रेड का भी पेपर है, एक ही दिन आपके केवीएस एग्जाम का भी पेपर है। अब आपके पास ये दो प्रतिस्पर्धात्मक समूह आ गए, दो प्रतिस्पर्धात्मक लक्ष्य आ गए। इन दो प्रतिस्पर्धात्मक लक्ष्य में से आपको एक ही चुनना है। एक ही दिन एक ही समय दो पेपर है, बताओ एक ही तो पेपर में जा सकते हो, दो पेपरों में से जाने से रहे तो एक ही समय एक का ही चुनाव करना पड़े। दो प्रतिस्पर्धात्मक समूह जिसमें एक का चुनाव करना पड़े उसे बोलते हैं द्वंद्व। इस समय आपके तनाव तो होगा, आप भले सोच रहे हो चलो सेकंड ग्रेड का दे लेते हैं, चलो केवीएस का दे लेते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत तो आपके स्ट्रेस तो आएगी, तनाव तो उत्पन्न होगा आप में। आप सोचते काश यार एक दिन भले केवीएस का होता या एक दिन बाद सेकंड ग्रेड का होता तो मैं दोनों पेपरों को अटेंड कर पाता, क्या पता केवीएस में बेहतर प्रदर्शन कर पाता, क्या पता सेकंड ग्रेड में और भी उससे अच्छा कर पाता। तो ये जो हमारे मनो मस्तिष्क में जो विचार चलते हैं ना, जो थॉट चलते हैं ना मित्रों, इनसे हमारे द्वंद्व पैदा हो जाते हैं। अब ये द्वंद्व कितने प्रकार के होते हैं? ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो द्वंद्व होता है वो उपागम उपागम द्वंद्व होता है। दूसरा जो द्वंद्व होता है वो उपागम परिहार द्वंद्व होता है। और जो अंतिम जो द्वंद्व होता है ना वो परिहार परिहार द्वंद्व होता है। यहाँ से उदाहरणों से, एग्जाम्पल से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। मित्रों ध्यान देना, आप इसका तुरंत स्क्रीनशॉट लो अगर लेना चाहते हो तो। मित्रों ध्यान देना, जो द्वंद्व है ये तीन प्रकार के होते हैं, और उसको प्रकार से बताने से पहले मैं आपको बता दूं। देखो प्रतिस्पर्धात्मक समूह में क्या होगा, देखो यहाँ आपको मिलने वाले हैं, एक तो प्लस मिलने वाला है, ये प्लस, और एक मिलने वाला है माइनस। प्लस का मतलब होता है आकर्षक, आकर्षण, इसका मतलब होता है दूर, यानी प्रतिकर्षण। यानी कि जो लक्ष्य आपको आकर्षण लगे वहां तो प्लस का चिन्ह आएगा, और जो लक्ष्य आपको प्रतिकर्षण करे यानी आपको अच्छा नहीं लगे वहां माइनस का आएगा, यानी आप उससे दूर भागोगे। पहला, अब मेरा ये चिन्ह, ये जो सिंबल में आपको बता रहा हूँ ना, जो चिन्ह में आपको बता रहा हूँ प्लस और माइनस, प्लस का मतलब आकर्षण, माइनस का मतलब प्रतिकर्षण, इसको भी बड़ी ध्यान रखना है आपको। अब जो मैं बताने वाला हूँ ना आपको, पहला जो द्वंद्व का प्रकार है वह है हमारा उपागम उपागम द्वंद्व। उपागम उपागम द्वंद्व। उपागम उपागम द्वंद्व में मैं आपके गोले बना रहा हूं, आप समझ जाना। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, आप शायद समझ गए होंगे। उपागम उपागम द्वंद्व का मतलब होता है जब व्यक्ति के सामने दो ऐसे लक्ष्य आ जाए जो उसको बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं या उसको बहुत ज्यादा पसंद है। जब व्यक्ति के सामने दो ऐसे लक्ष्य आ जाए, बहुत, मैं एक बार फिर बड़ी ध्यान से इसको आपको सुना रहा हूँ, इसको ध्यान से सुना। जब व्यक्ति के सामने दो ऐसे लक्ष्य आ जाए जो उसको समान रूप से आकर्षित करे, जो उसको समान रूप से पूरी तरह से उसको आकर्षित करे, लेकिन एक ही समय में एक ही उसको लक्ष्य लेना हो, उसे बोलते हैं उपागम उपागम तंत्र। लक्ष्य दोनों उसको अच्छे लग रहे हैं लेकिन उसकी मजबूरी है कि एक समय में केवल एक लक्ष्य आप ले सकते हो, उसको बोलते हैं उपागम उपागम द्वंद्व। जल्दी से देखो, दोनों लक्ष्य उसको पसंद है, जो लक्ष्य हैं, जब व्यक्ति के सामने दो ऐसे लक्ष्य आ जाए जो उसको पसंद हो, उसको आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन उसको एक समय में केवल एक ही लक्ष्य का चयन करना पड़े, एक ही लक्ष्य लेना पड़े,
तो उसको बोलते हैं उपागम उपागम द्वंद। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक छोटा बच्चा, गुड़िया बच्चे, एक छोटा बच्चा अपने पापा के साथ मार्केट गया। मार्केट में जैसे ही वो गया तो पापा को बोलता है पापा चीज ही दिलाओ। पापा ने कहा, जो उसके फादर थे, उसके जो पापा थे, उसने कहा बेटा ले ले जो भी लेना हो। बच्चा बोलता है दुकानदार को, उसको दो चीजें अच्छी लगी, वो दो चीजों की तरफ आकर्षित हुआ, एक आइसक्रीम, एक डेयरी मिल्क। उसने दुकानदार से दोनों चीजें मांगी कि मुझे आइसक्रीम दे दो और डेयरी मिल्क देखो। जैसे ही वो दोनों चीजों को अपने हाथ पे उठा लेने लगा तो पापा बोलते हैं नहीं बेटा, एक समय में केवल एक ही मिलेगी। अब बच्चा कंफ्यूज हो गया कि डेयरी मिल्क लूं या फिर आइसक्रीम लूं, क्योंकि उसको दोनों पसंद है। तो वो क्या करता, दुकानदार को बोलता चलो ठीक है अंकल, ये डेयरी मिल्क ले जाओ, आइसक्रीम रहने दो। जैसे दुकानदार डेयरी मिल्क को उठा के अपने वापस स्थान पर रखता तो वो कहता नहीं नहीं अंकल रुको, ये आइसक्रीम, ये डेयरी मिल्क दे दो, आइसक्रीम ले जाओ। आइसक्रीम को रुकता, नहीं नहीं अंकल रुको, डेयरी मिल्क ले जाओ, आइसक्रीम, डेयरी मिल्क, आइसक्रीम, डेयरी मिल्क, आइसक्रीम। ये चलता रहा। ये तब तक चलता रहा क्योंकि उसमें क्या हो रहा था, उपागम उपागम द्वंद पैदा हो रहा था। दोनों लक्ष्य उसको पसंद है, लेकिन एक समय में केवल एक ही अगर चूज करना पड़े, हमें चुनना पड़े, तो वहां होता है उपागम उपागम द्वंद। इसके बाद में मित्रों ध्यान दीजिएगा, अगला जो हमारा द्वंद है वह है, देखो एक मैं छोटा सा और एग्जांपल दे दूं। स्कूल में, स्कूल जो आपके विद्यालय होते हैं, उसमें मान लो कोई खेल टूर्नामेंट है, कोई खेल प्रतियोगिता है। एक बच्चा जिसको क्रिकेट भी बहुत ज्यादा पसंद है और फुटबॉल भी बहुत ज्यादा पसंद है, उसको दोनों खेल बहुत ज्यादा पसंद है, वह दोनों को आकर्षित है, दोनों खेलों की ओर आकर्षित है। बहुत ध्यान से सुनना। वह अपने टीचर के पास जाता है और टीचर को कहता है सर मैं खेल प्रतियोगिता में मेरा नाम लिखो। सर बोलते हैं कौन से खेल में तेरा नाम लिखूं? वह कहता है सर क्रिकेट में और फुटबॉल में। मैं क्रिकेट भी खेलूंगा और फुटबॉल भी खेलूंगा। लेकिन टीचर कहता है नहीं बेटा, केवल एक बच्चा केवल एक ही खेल में क्या ले सकता है, भाग ले सकता है। या तो आप क्रिकेट खेल लो या फिर फुटबॉल खेल लो। अगर आप क्रिकेट खेलते हो तो फुटबॉल में आपका नाम नहीं लिखा जाएगा, और अगर आप फुटबॉल खेलते हो तो क्रिकेट में आपका नाम नहीं लिखा जाएगा। तो इस प्रकार का जो द्वंद होता है ना बच्चों, वो उपागम उपागम द्वंद होता है। इसके बाद में अगला जो हमारा द्वंद है वह है उपागम परिहार द्वंद। बच्चों आज की जो हमारी क्लास है ये यही हम खत्म करते हैं, क्योंकि थोड़ा समय के अभाव को ध्यान में रखते हुए हम कंटिन्यू इन क्लासों को रखेंगे। तब तक आप इन द्वंद का ये फर्स्ट जो मैंने प्रकार बताया उसको बड़े ध्यान से घर पे बैठ के इस वीडियो को देख के लाइक ठोको यार, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने जितने भी मित्रगण हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं उनको उनका भी भला हो जाए, इसलिए इस क्लास को वहां तक भी प्रेषित करो। जय हिंद जय भारत।